हाँ मेरे बच्चा लोग, क्या करना है सर आज से? कुछ नहीं सर, आरटीपी करेंगे, आपने बोला था तो कराओ चुपचाप। आओ भैया आओ, डरने का नहीं है। प्रोविजन पे क्लैरिटी अगर है, आरटीपी के कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं आने वाली है, एकदम आराम से होगी। हम रिवीजन टेस्ट पेपर एज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। कौन से अटेम्प्ट का कर रहे हैं? सितंबर 2025 अटेम्प्ट की आरटीपी हम लोग ये कर रहे हैं। एक जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन में जो प्रोविजन अप्लाई हो रहा होगा, पहले वो ब्रीफ में रिकैप कराऊंगा, ताकि बाय चांस आपको वो प्रोविजन नहीं भी याद है तो प्रोविजन याद आए और क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में 6 मार्क्स का आता है। पूछ रहा है एक्सप्लेन द हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जब वो पूछेगा हायरार्कियल सिस्टम तो हमें आंसर करना है द हायरार्कियल सिस्टम ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वेयर एज सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। समझ में आती है बात? अच्छा, पूछ रहा है डिस्क्राइब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। तो सबसे पहले इसमें मेरे को ऐसा लगता है पूरा एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बताइए, इट वाज सेट अप ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। इसमें बता के आइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बताइए इनिशियली इट वाज प्लान दैट सुप्रीम कोर्ट की बेंच में 7 जजेस होंगे, बट करंटली दिस नंबर हैज बीन इंक्रीज टू 34। और फिर एक बात ये लिख के बताइए जो सबसे मेन है, जो इन्होंने पूछा पावर एंड फंक्शन, उसमें लिखना है एन इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट by filing a writ petition under article 32 of the constitution। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अगली बात होती है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील in each state and union territory. Constitution states that each state must have a high court. Appeal to high court can be made by writ petition under article 226. District courts have 2 parts for civil matters and criminal matters. Court for criminal matters is court of sessions. It cannot entertain a suit involving amount more than rupees 2 crores. And last, metropolitan courts are established in metropolitan cities in consultation with high court. कोई दिक्कत? You will get your 6 marks. आइए, अब ये पहला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाइयों बहनों। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। क्या पढ़ा था? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। क्लियर है क्या? तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स में अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? डेटर पहले तो बताता है कि कौन सी डेट एडजस्ट होनी है। डेटर नहीं बताता है तो क्रेडिटर इंडिकेट करेगा कौन सी डेट एडजस्ट होनी है, और डेटर और क्रेडिटर दोनों इंडिकेट नहीं करते हैं कि कौन सी डेट एडजस्ट होनी है। तो एडजस्टमेंट विल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद टाइम। जो डेट पहले आएगी वो पहले एडजस्ट होगी, जो बाद में आएगी वो बाद में एडजस्ट होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी मस्ट रिमेंबर it can also be applied for adjustment of time but debt। याद आया? चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं क्लियर बताऊंगा प्रोविजन में क्या लिखना है, फैक्ट्स में क्या लिखना है, कंक्लूजन में। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर, पेपर में अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है इट हैज टू बी अटेम्प्टेड बाय पीएफसी अप्रोच, प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन। एल्बर्ट obtained 2 loans 3 lakh 4 lakh respectively from reputed bank। एल्बर्ट ने लोन लिया है, एल्बर्ट डेटर हो गया। आउट ऑफ दीज लोन ऑफ रुपीज 3 lakh, लोन ऑफ रुपीज 3 lakh। अच्छा, लोन ऑफ रुपीज 3 lakh was guaranteed by रॉबर्ट। 3 लाख के लोन पे रॉबर्ट ने गारंटी दी थी। अच्छा, दी होगी।
दी होगी, ठीक है। एल्बर्ट सेंट रुपीज 2 लाख टू बैंक। एल्बर्ट ने बैंक को 2 लाख रुपए भेजे, बट डिड नॉट इंटीमेट एज टू हाउ इट इज टू बी एप्रोप्रिएटेड टुवर्ड्स द लोन। एल्बर्ट ने बैंक को कितने रुपए भेजे? 2 लाख, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कौन से लोन से एडजस्टमेंट होना है। अच्छा, एल्बर्ट के कितने लोन थे? 3 लाख 4 लाख के। लोन किससे लिया है? बैंक से। तो बैंक कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया। आपने बैंक को कितने रुपए भेजे? 2 लाख, लेकिन नहीं बताया कि किससे एडजस्टमेंट होना है। बैंक एप्रोप्रिएटेड द होल अमाउंट ऑफ 2 लाख टू द लोन ऑफ 4 लाख। उसने पूरा किससे अप्लाई कर दिया? 4 लाख से अप्लाई कर दिया। तो क्या गलत किया? अगर डेटर नहीं बताता है तो क्रेडिटर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, अच्छी बात है। द लोन नॉट गारंटीड। रॉबर्ट ऑब्जेक्टेड द डिसीजन ऑफ बैंक। रॉबर्ट, अच्छा, रॉबर्ट कौन बंदा है? जिसने 3 लाख के लोन पे गारंटी दी हुई है। रॉबर्ट बोल रहा है नहीं, ये तो आपने गलत किया है। ही आर्ग्यूड विद बैंक दैट रीपेमेंट शुड बी फर्स्ट एडजस्टेड टू गारंटीड लोन। वो बोल रहा है कि नहीं, आप तो पहले एडजस्टमेंट गारंटीड लोन से करो। स्टेट विद रीजन वेदर द बैंक वाज करेक्ट। वो पूछ रहा है बताओ क्या बैंक अपने डिसीजन में करेक्ट था? तो आप बोलेंगे यस, बैंक इज करेक्ट। पहली चीज तो बैंक करेक्ट है, पहली चीज तो बैंक करेक्ट है। अच्छा, कोई मुझे देखकर बता सकता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पे सेक्शन नंबर कौन से अप्लाई होते थे? देखकर बताओ यार, बोलो। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें 3 सेक्शन अप्लाई होते थे, बहुत अच्छा बताया मेरे नन्हे मुन्नों ने। सेक्शन 59, 60 और 61, ठीक है। टेक्निकली स्पीकिंग ये क्वेश्चन बिलोंग करता है सेक्शन 60 से, बट मुझे ऐसा लगता है पेपर में प्रोविजन में 59 और 60 दोनों अप्लाई होने चाहिए। 61 मत लिखिए, नॉट रिक्वायर्ड। 59 में क्या लिखेंगे? इफ डेटर इंडिकेट्स द डेट फॉर विच पेमेंट इज टू बी अप्लाइड देन पेमेंट विल बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। फिर लिखेंगे एज पर सेक्शन 60 इफ डेटर डज नॉट इंडिकेट द पेमेंट फॉर विच does not indicate the debt for which payment is to be applied, then creditor at his own discretion may apply the payment including for adjustment of time barred debt। तो प्रोविजन में हमें क्लैरिटी हो गई, हमें इसमें सेक्शन 59 और 60 लिखने। फैक्ट्स में सिंपल समझाइए। एल्बर्ट हैज obtained 2 loans of 3 lakh and 4 lakh and he has paid 2 lakh but did not indicate the debt for which payment is to be applied। फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? Since debtor Albert did not indicate, bank can apply at his own discretion. Therefore, the decision of bank is correct. An objection of Robert, जिसने बोला था कि भाई बैंक का डिसीजन गलत है, an objection of Robert is not valid। आई बात समझ में? तो how are we going to approach answer number 2? तो आंसर नंबर 2 में सबसे पहले हमें लिखने हैं प्रोविजंस। प्रोविजन जब हम लिखने जाएंगे तो प्रोविजंस के अंदर हम 2 सेक्शन एक्सप्लेन करेंगे, 59 एंड 60 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नहीं, आपको सेक्शन नंबर नहीं लर्न करने हैं, मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बताए हैं। सीधे प्रोविजन लिखिए, सेक्शन नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, रेस्ट अश्योर्ड। फिर हमें क्या लिखने होते हैं? फैक्ट्स। फैक्ट्स में क्या लिखेंगे? एल्बर्ट हैज obtained 2 loans। एल्बर्ट ने 2 लोन लिए हैं of rupees 3 lakh and rupees 4 lakh and repaid rupees 2 lakh to bank without indicating anything। उसने कुछ इंडिकेट तो किया नहीं, without indicating anything। बैंक ने क्या किया? बैंक अप्लाइड rupees 2 lakh, बैंक अप्लाइड rupees 2 lakh टूवर्ड्स लोन ऑफ रुपीस कौन सा वाला? 4 lakh। कंक्लूजन क्या आएगा फाइनली? आप कंक्लूजन हमेशा ऐसे स्टार्ट करो। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस, या ऑल्टरनेटिवली कैसे? हर एक को सेम से मत स्टार्ट करो। ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस, ऑल्टरनेटिवली लिख सकते हो इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजंस, ऑल्टरनेटिवली लिख सकते हो इन द व्यू ऑफ अबव प्रोविजंस, ऑल्टरनेटिवली लिख सकते हो कंसिडरिंग द प्रोविजंस अबव। तो थोड़ा थोड़ा चेंज कर दो बस। ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस क्या बताएंगे? क्या कंक्लूजन?
on the basis of above provisions. Since Albert did not indicate anything, since Albert did not indicate anything, bank that is creditor, बैंक की तो creditor है, bank that is creditor can apply payment, वो payment को apply कर सकता है, can apply payment according to own discretion, बोले वो अपने हिसाब से अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, according to own discretion. Hence bank's decision is correct. समझ में आ गया? आंसर नहीं समझ में आया जल्दी बोलिए. आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. डोंट वरी, आई विल शेयर दिस फाइल विद यू लेटर ऑन. डोंट वरी इफ यू मिस आउट ऑन एनीथिंग, डोंट वरी, आई विल शेयर दिस फाइल विद यू. ठीक है? स्टे रिलैक्स, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. स्टे रिलैक्स, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है? सीए सार्थक जैन. ठीक है? अच्छा चलो, मैं ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको दो चीजें बता देता हूं. याद है हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स. प्लस हमने पढ़ा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या अलाउड होता है? रेस्टिट्यूशन. पर्सन हु हैज रिसीव्ड बेनिफिट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिस्टोर द बेनिफिट्स टू द पार्टी फ्रॉम होम बेनिफिट्स वर रिसीव्ड. याद है? लेट्स अप्लाई दिस प्रोविजन. सीए सार्थक जैन had decided to get interior work for his office. इंटीरियर कराना चाहता है. For this purpose he entered into contract with Messrs Sherry Fine Interiors. तो सीए को अपने घर पे इंटीरियर कराना है, ऑफिस में एंगेज किया है शेरी फाइन इंटीरियर्स. अच्छी बात है. It was agreed that Messrs Sherry Fine Interior will complete the interior work up to 31st January 2025. क्या डिसाइड हुआ था कि वर्क कब तक कंप्लीट होगा? 31st January 2025 तक. On 31st January 2025, CA Sarthak observed that only 20 to 30% वर्क इज कंप्लीटेड, जबकि पूरा वर्क कंप्लीट करने की बात हुई थी. तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ में एक प्रोविजन और आना चाहिए. इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम. कॉन्ट्रैक्ट अगर टाइम पे नहीं परफॉर्म होता है क्या होगा? तो इसके अंदर मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो हमने एक सेक्शन पढ़ा है 55. देखोगे क्या सेक्शन नंबर 55 किसका था? जल्दी से, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट फिक्स टाइम. उसमें देखना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस है या कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस नहीं है. तो उसमें याद है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस होता था तो अगर फिक्स टाइम पे परफॉर्म नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्री पार्टी. याद है? बहुत बढ़िया बात है. अब वो बोल रहा है ही डिसाइडेड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विद Messrs Sherry Fine Interior. Messi Sherry Fine Interior filed the suit against CA सार्थक जैन. अब शेरी फाइन केस कर रहा है किस पे? सार्थक जैन पे. ठीक है? फॉर रिकवरी ऑफ कॉस्ट विच ही इनकर्ड ऑन द इंटीरियर वर्क. अब इंटीरियर 20-30% तो कंप्लीट हो ही गया था. तो जो शेरी फाइन इंटीरियर है वो सार्थक पे केस कर रहा है कि यार 20-30% वर्क तो कंप्लीट हो ही गया, तो मुझे पैसे दे. सीए सार्थक बोला तूने तो टाइम से काम ही नहीं किया. CA Sarthak Jain argued that Messrs Sherry Fine Interior did not complete the work within time as per contract and further the work done till 31 जनवरी, बोले मेरे तो कोई काम का ही नहीं है, was of no use to him. बोले ये वर्क तो मेरे कोई काम का ही नहीं है. as he has to appoint नया डेकोरेटर. explain whether CA Sarthak is liable to pay. पूछ रहा है क्या liable to pay है वो? Cost of work done by Sherry Fine Interiors under the provision of Indian Contract Act 1872. पढ़ लिया अपन ने क्वेश्चन पूरा. क्वेश्चन में क्या हुआ बताओ? सीए सार्थक जैन ने शेरी इंटीरियर्स को इंटीरियर करने बोला. एक डेट डिसाइड हुई थी, उस डेट तक सिर्फ 20-30% काम कंप्लीट हुआ. तो सीए सार्थक क्या बोल रहा है? मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा. शेरी क्या बोल रही है कि हमने 20-30% वर्क कंप्लीट कर दिया, उसका पैसा दे दो. तो सार्थक क्या बोल रहा है कि वो वर्क मेरे काम का ही नहीं है, मैं तो पैसे नहीं दूंगा. कोई प्रॉब्लम? अगर तुमने दिमाग लगाया हो तो यहां पे साथ में एक प्रोविजन का और फील था. ओ वेरी गुड, शानदार. क्वांटम मेरिट.
क्वांटम मेरूट क्या बोलता था कि अगर आप डिफॉल्टिंग पार्टी हैं, यहां पे सार्थक कौन है? डिफॉल्टिंग पार्टी है, मानते हो? सार्थक कौन है? डिफॉल्टिंग पार्टी है। अब क्वांटम मेरूट क्या बोलता है कि अगर आप डिफॉल्टिंग पार्टी होते हो और कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, भाई इनडिविजिबल ही होता है, इंटीरियर का वह कोई बीच में थोड़ी छोड़ सकता है, तो अगर इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट पार्टली परफॉर्म्ड होता है तो आप क्वांटम मेरूट क्लेम नहीं कर सकते, याद है? तो जितना काम किया उतने का पैसा आपको नहीं मिलता है। क्वांटम मेरिट को क्या बोलता था? अगर डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है और पार्टली परफॉर्म हुआ है और सामने वाली पार्टी को उस पार्ट का बेनिफिट मिला है तो आप क्वांटम मेरिट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इसको डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट भी मानते हो तो भी क्वांटम मेरिट क्लेम नहीं हो सकता, क्योंकि सीए सार्थक बोल रहा है कि जो तूने काम किया भी है मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। समझ में आ रही है बात? तो अब सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने जाओगे, मैं 1 बाय 1 चल रहा हूं, जब आप आंसर 3 लिखने जाओगे तो प्रोविजंस में क्या क्या बातें बताओगे? प्रोविजंस में मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर 55 एक्सप्लेन करना चाहिए, उसमें टाइम इज एसेंस वाला पार्ट एक्सप्लेन करना चाहिए, और एक आपको एक्सप्लेन करना चाहिए क्वांटम मेरूट। क्या एक्सप्लेन करना चाहिए? क्वांटम मेरूट। क्वांटम मेरूट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, क्वांटम मेरूट इंप्लाइज if services have been performed partly, then payment can be claimed for that part which has been performed. However, if contract is indivisible, then quantum merit cannot be claimed. ठीक है, ये आप प्रोविजंस में लिख दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको नीड लगे तो एक लाइन में voidable contract लिख दीजिए, contract which is voidable at the option of one or more party but not at the option of others। क्योंकि आप सेक्शन 55 में बात लिखोगे ना कि टाइम इज एसेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन टाइम, देन अग्री पार्टी में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लिख दो। फैक्ट्स में क्या लिखोगे? क्वेश्चन पूछे फैक्ट्स में, फैक्ट्स में क्या लिखोगे? शेरी इंटीरियर्स प्रॉमिस टू कंप्लीट वर्क टिल, कब तक बोला था उसने वर्क कर देगी? प्रॉमिस टू कंप्लीट वर्क टिल 31st Jan 2025, but could only complete कितना वर्क? 20 to 30% वर्क। इसलिए क्या हो रहा है? सीए सार्थक जैन, सीए सार्थक जैन नाउ वांट्स टू क्या? रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाह रहा है? कैंसिल करना चाह रहा है, ठीक है। शेरी क्या कर रही है बताओ? शेरी क्या कर रही है? शेरी सूट सार्थक फॉर रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क, विच हैज बीन डन। नॉर्मली मैं बोलता हूं आपको कि फैक्ट्स बहुत बड़े मत लिखिए, बट ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मिनिमम इतने फैक्ट्स तो इसमें लिखने पड़ेंगे। बट अगेन आपकी जैसे मैंने पन्ने नहीं पढ़े, आप लोग आधे आधे पेज के फैक्ट्स लिख रहे होते हैं, काम की बातें। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? 3 बातें लिखनी है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ मिस्टर सार्थक, ऑप्शन ऑफ सीए सार्थक, since it has not been performed on a specified time। दूसरी बात क्या लिखनी है? सार्थक has not received any benefits under the contract। सार्थक has not received any benefits under the contract। बोले सार्थक को कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेनिफिट नहीं मिला है, and therefore he is not liable to pay Sherry Interiors for
वर्क डन, जो वर्क हो चुका है उसको वो पे करने के लिए लायबल नहीं है। क्लेम ऑफ शेरी इंटीरियर्स इज नॉट करेक्ट। क्लेम ऑफ शेरी इंटीरियर्स इज नॉट करेक्ट। बताइए, आया आंसर? समझ में नहीं आया? ये सिस्टम से जब आप आंसर लिखोगे तब जाके आपको मार्क्स आएंगे, सिस्टम से अगर आप आंसर नहीं लिखोगे नहीं आएंगे। और मैं आपको टू द पॉइंट बोल रहा हूं, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। जितना मैंने बताया उतना ही कंक्लूजन आएगा, उतना ही प्रोविजन आएगा, उतना ही फैक्ट आएगा। अब आप लोग के मन में आता है सर हम ये भी लिख दे तो, हम वो भी लिख दे तो, हम ऐसा लिख दे तो, नहीं, ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया है। इतना ही प्रोविजन, इतना ही फैक्ट और इतना ही कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोलिए बेटा। हाँ जी, मेरे माइक में बैटरी खत्म हो गई थी, तो मेरे से उदय ने पूछा कि सर आपने टाइम को एसेंस क्यों माना। नॉर्मली एक बात याद रखिए, क्वेश्चन को करते वक्त, ये अच्छी चीज है, जब तक पेमेंट ऑफ प्राइस की बात ना हो, जनरली क्वेश्चन यही मान के करिए कि टाइम एसेंस है। नॉर्मली पेमेंट ऑफ प्राइस के केस में टाइम को एसेंस नहीं मानना चाहिए। बाकी जब तक क्वेश्चन नहीं बोल रहा कुछ भी, हम हमेशा यही मान के करेंगे कि टाइम एसेंस है, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का टाइम फिक्स है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तुम्हें याद है एक बात अपन ने पढ़ा था, चैप्टर नंबर, पहले तो ये समझो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का है, चैप्टर नंबर 3 में भी सेक्शन नंबर 11 का है। सेक्शन नंबर 11 क्या बोलता है कि अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आप में क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कब होती है, जब आप मेजर होते हैं, साउंड माइंड के होते हैं और लॉ में डिस्क्वालीफाइड नहीं होते हैं। उसमें से एक पॉइंट था मेजर का। अगर कोई पर्सन मेजर नहीं है और हमने कॉन्ट्रैक्ट माइनर से बनाया है, तो एक तो माइनर से बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, और दूसरा अपने को यह भी पता है कि माइनर कभी भी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लायबल नहीं होता। याद है अपने को? पढ़ते हैं सवाल। रोहन ऑफ 17 years हैज परचेज द मोबाइल ऑफ 25,000 फॉर हिज, ओहो, उसने तो मोबाइल किसके लिए खरीदा है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए खरीदा है, मतलब पढ़ने के लिए खरीदा है। अब याद है अपन ने वहीं पर यह भी पढ़ा था कि एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर सप्लाई ऑफ लाइफ नेसेसरीज टू माइनर किया जाता है तो माइनर उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं होता, लेकिन अगर माइनर के नाम पे कोई एस्टेट है तो उतना अमाउंट हम रिकवर कर सकते हैं। याद है? ठीक है। ऑन ड्यू डेट ही डिड नॉट मेक द पेमेंट ऑफ मोबाइल, ड्यू डेट पे उसने मोबाइल का पेमेंट नहीं किया। मोबाइल सेल सेंटर स्यूड रोहन एंड हिज पेरेंट फॉर मोबाइल। अब इसमें दो बातें लग गई। पहली चीज तो ये लिखनी है रोहन इज नॉट पर्सनली लायबल, और दूसरी चीज ये लिखनी है कि इवन वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय माइनर हिज पेरेंट्स आर आल्सो नॉट लायबल। हमने पढ़ा है अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उस पर माइनर भी लायबल नहीं होता और माइनर के पेरेंट्स और गार्जियंस भी लायबल नहीं होते। तो क्या रोहन लायबल है? नॉट लायबल। क्या पेरेंट्स लायबल है? नॉट लायबल। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, ओहो, अब ये अच्छी बात बोल रहा है, रोहन हैज ₹15,000 कैश बैलेंस, मतलब रोहन का कोई अकाउंट होगा उसमें 15,000 रुपए पड़े हैं। बट इज फादर हैज इनफ मनी, पापा के पास बोले बहुत पैसा है, अमीर बाप का बेटा है ये, पापा हैज इनफ मनी टू पे द प्राइस ऑफ मोबाइल, एग्जामिन द गिवन सिचुएशन एंड आंसर हु विल बी लायबल टू पे द प्राइस ऑफ मोबाइल। फादर इज नॉट लायबल, माइनर इज नॉट लायबल, बट मोबाइल सेल सेंटर कैन recover ₹15,000 from cash balance of रोहन, बिकॉज माइनर लायबल नहीं है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी तो लायबल है। बोलो आया? इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लिख के आई समराइज दिस आंसर। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, प्रोविजंस में एक तो ये बात जरूर मेंशन कीजिए कि माइनर के साथ बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एप इनिशियो होता है। फिर एक प्रोविजन में बताइए सप्लाई ऑफ
लाइफ नेसेसरीज अगर माइनर को करते हैं तो प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर हो सकता है। और एक प्रोविजन में ये बताइए कि माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है उसमें पेरेंट्स लायबल नहीं होते। और कंक्लूजन में क्या क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में एक तो ये बताइए माइनर भी लायबल नहीं है, माइनर एंड पेरेंट्स आर नॉट लायबल। बोले ना माइनर लायबल है और ना पेरेंट्स लायबल है, तो सिर्फ कितना पैसा रिकवर हो सकता है? मोबाइल सेंटर कैन रिकवर ₹15,000। कर पाएंगे ये वाला सवाल? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बोलिए, आया नहीं आया? मैंने सारी बातें पकड़ी। अब पेपर में क्या होता है, हम कई बातें लिखना भूल जाते हैं। कई बार हम ये लिखना भूल जाते हैं कि माइनर लायबल नहीं होगा, कई बार ये लिखना भूल जाते हैं कि पेरेंट लायबल नहीं होंगे। तो सिर्फ इतनी नहीं, 3 बातें अलग अलग। बोले माइनर लायबल नहीं है एक बात, पेरेंट लायबल नहीं है 2 बात, लेकिन मोबाइल सेंटर एस्टेट से 15,000 रुपए रिकवर कर सकता है। आर वी डन? आया ये वाला क्वेश्चन? अरे आया क्या? बिल्कुल सर, कैसे नहीं आएगा, आपने बता दिया, हमको आ गया, हम बहुत होशियार हैं। आओ आओ मेरे होशियार बच्चों आगे बढ़े, आओ मेरे होशियार बच्चों आगे बढ़े, आगे 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 बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अच्छा, तुम्हें याद है, तुम्हें याद है अपन ने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे? तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में, अच्छा मुझे देखकर बताओगे क्या, चैप्टर नंबर 6 है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक सेक्शन पढ़ा था जो कि लास्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन नंबर 72। सेक्शन नंबर 72। सेक्शन नंबर 72 क्या बोलता था कि अगर हमने किसी को मनी दे दिया बाय मिस्टेक, तो हम मनी या तो बाय मिस्टेक दे दिया है या मनी अंडर कोर्जन दे दिया है, मनी अंडर कोर्जन दे दिया है, तो हम उससे वो मनी रिकवर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ यस और नो। अरे कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट और पढ़ा था, सेक्शन 71। सेक्शन 71 क्या था? पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ, नहीं सेक्शन 70 किसका था? 70 देखिए, पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट। मिला क्या? उसमें क्या होता था कि अगर आपको कोई गुड्स डिलीवर हो गए हैं बाय मिस्टेक और सामने वाले ने गुड्स को नॉन ग्रेट्यूटसली डिलीवर किया है, तो वो पैसा उन गुड्स का हम सामने वाले से रिकवर कर सकते हैं। याद है कि नहीं याद है? बताओ ये सारी बातें। अरे याद है नहीं याद है? क्या क्या बातें थी बताओ। अगर हमने किसी को गुड्स दे दिए बाय मिस्टेक, हमने किसी के लिए कोई एक्ट कर दी नॉन ग्रेट्यूटसली और सामने वाले ने उसका बेनिफिट ले लिया, तो सामने वाले को उसका पैसा देना पड़ेगा, था कि नहीं था? बताओ। बस वैसा ही क्वेश्चन है, पढ़ो। अखिल ऑर्डर्ड 100 kgs ऑफ व्हीट टू मैसर साहिल किराना स्टोर। बिल्कुल सेम एग्जांपल मैंने क्लास में कराया है, बिल्कुल डिट्टो सेम, सिर्फ मैंने आइटम अलग लिया था। अभी तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तुम्हें याद आ जाएगा। डिट्टो सेम एग्जांपल कराया मैंने तुमको। याद आया? बिल्कुल, बस मैंने व्हीट की जगह पिज्जा लिया था, बिल्कुल डिट्टो सेम एग्जांपल था। तो इसमें क्या है, सेक्शन 72 भी लग सकता है थोड़ा थोड़ा, कि भाई आपने किसी को मनी या गुड्स भी दे दिया बाय मिस्टेक, और 70 तो लगना ही लगना है, 70 तो लगना ही लगना है। तो अखिल ऑर्डर्ड 100 kgs of wheat to Sahil Kirana store and it promised to supply wheat by the evening. In the evening, the hawker of Sahil Kirana store comes with 100 kgs of wheat, but mistakenly he delivered it. Oh, पड़ोस में दे दिया, देना था अखिल को, दे दिया एट द हाउस ऑफ नेबर ऑफ अखिल, अखिल के पड़ोसी के घर में दे दिया। Referring to the provision of Indian Contract Act 1872, advise who will be liable to pay the price of wheat. Neighbor, neighbor देगा, neighbor, neighbor, neighbor को पकड़ लो, neighbor of Akhil is liable to pay. देखो अब बच्चे बोलते हैं सर आपने इसमें ना सेक्शन 72 क्यों लिखा है? देखो एक्चुअली सेक्शन 72 ये बोलता है कि अगर आपने किसी को मनी या इवन गुड्स भी बाय मिस्टेक दी हैं, तो या तो आप सामने वाले से मनी या गुड्स रिकवर कर लो। तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि जो साहिल किराना स्टोर है उसने जो गुड्स नेबर को दिए वो नेबर से गुड्स रिकवर कर ले। पर मान लो नेबर गुड्स रख लेता है, तो फिर आप नेबर से गुड्स की क्या रिकवर कर लो? प्राइस। तो प्रोविजन में सेक्शन 70 लिखिए, 72 लिखिए, फैक्ट लिखिए। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? मेरे हिसाब से कंक्लूजन में सिंपल आंसर लिखना है, सिंस
बोलो, प्रैक्टिस करते हैं। सिंस साहिल किराना स्टोर्स mistakenly delivered 100 kgs at the house of neighbor of Akhil who, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि नेबर ने लेने से मना कर दिया, नेबर ने ले लिया होगा। हु एक्सेप्टेड द वीट, देयरफॉर नेबर इज लायबल, देयरफॉर नेबर इज लायबल टू पे फॉर द वीट। बोलिए, आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेगा वो किराने के सामान का नेबर? उसको शोपीस में लगाएगा बेटा। आओ सेक्शन नंबर 6। कैसी बातें करते हो? जब भी तुमने सामान रख ली तो ऑब्वियस सी बात है तुम उसको यूज करोगे, तुम उसका बेनिफिट लोगे। समझ में आ रही है क्या बात? आगे बढ़ते हैं। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा तुम्हें याद है, अब सोचो ये सेक्शन कितनी बार मैंने अलग अलग जगह पढ़ा है। बेलमेंट होती है, तो मैंने पढ़ा था एक तो ग्रेट्यूटस बेलमेंट होती है और एक नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट होती है। तो नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट का तो प्री मेच्योर टर्मिनेशन करना अलाउड नहीं होता, लेकिन जो ग्रेट्यूटस बेलमेंट होती है, ग्रेट्यूटस बेलमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम अगर होती है, फिर बेलर ये चाहता है कि वो स्पेसिफाइड टाइम से पहले बेलमेंट को टर्मिनेट करे तो वो कर सकता है। यानी ग्रेट्यूटस यानी जो विदाउट कंसिडरेशन वाली बेलमेंट होती है उसमें प्रीमेच्योर टर्मिनेशन अलाउड होता है, लेकिन बेलर की ये ड्यूटी होती है कि अगर वो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन करेगा और बेली को लॉस होगा तो उस लॉस के लिए आप बेली को कंपनसेट करोगे। बताओ आया क्या याद? जी सर आया। तो लगाओ यहां पे सेक्शन नंबर 159। देखो जी 159 ही क्या इस पॉइंट का सेक्शन? सही याद है सर को? देखो सही याद है क्या? राइट्स ऑफ बेलर में भी मिलेगा ये सेक्शन और ड्यूटीज ऑफ बेलर में भी मिलेगा ये सेक्शन। 159 मिल रहा है क्या? चलो साहब करते हैं सवाल। आओ बताना बल्लर बल्ली कौन है इसमें? बल्लर बल्ली आओ। राहुल हायर्ड अ कार, राहुल गाड़ी हायर पे ले रहा है, तो राहुल हुआ बेली। फॉर 15 days फ्रॉम कुशवा ट्रेवल्स हुए बेलर। आफ्टर 5 days कुशवा ट्रेवल, ओ 5 दिन बाद ही बोल रहा गड्डी वापस दे। कुशवा ट्रेवल डिमांडेड बैक हिज कार फ्रॉम राहुल, यानी प्रीमेच्योर टर्मिनेशन करना चाहता है। वो बोल रहा है मैं तेरे को तेरे लॉस के लिए कंपनसेट भी कर दूंगा। कितना बढ़िया आदमी कुशवा। कुशवा क्या बोल रहा है राहुल को? तेरे को जो लॉस होगा मैं भर दूंगा। He was also agreed to compensate for any loss suffered by Rahul due to such premature return of goods. राहुल बोला मैं तो वापस नहीं दूंगा। राहुल बोला मैं तो दूं ही नहीं वापस। But Rahul refused to return the car before period of bailment which is 15 days. अब ये कुशवा अंकल स्यू कर रहे हैं। कौन स्यू कर रहे हैं बेटा? कुशवा अंकल स्यू कर रहे हैं। कुशवा ट्रेवल स्यूड राहुल फॉर रिकवरी ऑफ कार, referring to the provision of Indian Contract Act, whether Kushwa Travel can recover the car from Rahul before the time fixed for bailment. अब देखो सुनो, कुशवा ट्रेवल ने गाड़ी हायर पे दी है। हायर पे देने का मतलब होता है भाड़े पे देना। भाड़े पे दी है तो बेलमेंट ग्रेट्यूटस नहीं है, एनजीबी है, नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट। नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट में प्री मेच्योर टर्मिनेशन इज नॉट अलाउड। तो आप देखिए प्रोविजंस में क्या लिखेंगे। प्रोविजन में पूरा सेक्शन 159 एक्सप्लेन होगा ही होगा। इफ बेलमेंट इज ग्रेट्यूटस एंड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, देन बेलर may terminate the bailment before specified time, but bailor will be liable to compensate the bailee for the loss. ये प्रोविजन हो गया। फैक्ट्स में छोटी सी समरी बनाई क्वेश्चन की, जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चंस की बनाई, फिर लिखा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? प्यार से बोलिए। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ एनजीबी, देयरफॉर Kushwa Travels, therefore Kushwa Travels
कैन नॉट रिकवर कार, कैन नॉट रिकवर कार फ्रॉम राहुल। बस इजी सा क्वेश्चन, इजी सा आंसर, कुछ भी नहीं है। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? बोलो भाई। ठीक है, पक्का? पक्का? श्योर? श्योर हो? बोर्ड पर देखना आप। अब ये टॉपिक बहुत अच्छा है, अगला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखना मैं अगले वाले क्वेश्चन में क्या बता रहा हूं। पहले 6 क्वेश्चंस क्लियर है? पहले 6 क्वेश्चंस क्लियर है? सेक्शन 7 इज वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैं एक बहुत अच्छी चीज आपके लिए समझा रहा हूं, समझेंगे तो आएगा। रिवोकेशन ऑफ एजेंसी होती है, उसमें एक सेक्शन होता है 208। बोर्ड पर फोकस करिए, सब छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये सेक्शन मैंने स्पेशली आरटीपी के लिए रखा हुआ था, स्पेशली आरटीपी के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जब तक आप एक्चुअल क्वेश्चन नहीं देखेंगे आपसे कभी होगा नहीं। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूं, आराम से करना, हड़बड़ी मत करना। कई बच्चों को ये सेक्शन अप्लाई करने में दिक्कत आती है, मैं अच्छे से सिखा रहा हूं कैसे अप्लाई करना है, दिक्कत नहीं होगी। सर हम सब जानते हैं कि मान लीजिए ए प्रिंसिपल है और बी उसका एजेंट है। अब सर हम सब जानते हैं प्रिंसिपल एजेंट को नोटिस देकर एजेंसी रिवोक कर सकता है। हम सब जानते हैं प्रिंसिपल एजेंट को नोटिस देकर एजेंसी रिवोक कर सकता है। जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं। रिवोकेशन ऑफ एजेंसी टॉपिक यही था कि प्रिंसिपल एजेंट को नोटिस देके कभी भी एजेंसी से हटा सकता है और एजेंट खुद से भी छोड़ सकता है। तो अभी मान लीजिए ए ने बी को एक नोटिस ऑफ रिवोकेशन भेजा और बोला कि मैं एजेंसी को रिवोक कर रहा हूं। एजेंसी रिवोक हो गई। क्या रिवोक हो गई? एजेंसी रिवोक हो गई। अब बी ने फिर भी बदमाशी करी और बी ने जाके सी से, जो कि एक थर्ड पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब नॉर्मली रूल क्या होता है कि अगर एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उसमें लायबल कौन होता है? प्रिंसिपल लायबल होता है। तो क्या इस केस में प्रिंसिपल एजेंट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होगा? क्योंकि प्रिंसिपल ने तो एजेंट की एजेंसी को रिवोक कर चुका है। तो अभी सेक्शन 208 क्या बोला, मेरे तरीके से समझना, लर्न करना मेरे साथ साथ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 208, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 208 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एंड अगेन क्लैरिफाई कर रहा हूं, सेक्शन नंबर लर्न करने की नीड नहीं है। मैं सेक्शन नंबर सिर्फ इसलिए रेफर करता हूं ताकि वो प्रोविजन आपको अपने नोट्स में ढूंढना आसान हो जाए। समझ में आई बात? आप बिना सेक्शन नंबर के लिखोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 208 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी अगेंस्ट थर्ड पार्टी इज नॉट इफेक्टिव। मतलब एजेंसी अगर टर्मिनेट हो भी गई तो वो थर्ड पार्टी पे लागू नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी अगेंस्ट थर्ड पार्टी इज नॉट इफेक्टिव until termination comes into the knowledge of, until termination comes into the knowledge of third party। बोले एजेंसी का टर्मिनेशन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वैलिड नहीं है जब तक थर्ड पार्टी को टर्मिनेशन के बारे में पता नहीं चल रहा। तो अभी अगर यहां पे जो सी है, मान लो उसको नहीं पता है कि एजेंसी टर्मिनेट हो गई, उसको नहीं पता। सी को पता होता तो बात अलग थी, अगर सी को नहीं पता कि एजेंसी टर्मिनेट हो गई
तो फिर ए सी को लायबल है, बात खत्म। हाँ ऑब्वियसली ए जाके बाद में बी को स्यू करेगा कि जब मैंने तेरी एजेंसी टर्मिनेट कर दी थी तो तूने जाके सी से कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया। बट क्वेश्चन पूछे इज ए लायबल टू सी, आप बोलेंगे कि अगर सी को अवेयरनेस नहीं है कि एजेंसी टर्मिनेट हो चुकी है तो यस ए विल बी लायबल टू सी। आई बात समझ में? बुक का पेज नंबर बता देता हूं आप लोगों को, बुक का पेज नंबर बता देता हूं। प्लीज जो लोग बुक से रेफर कर रहे हैं आईसीए मॉड्यूल से रेफर कीजिए, जहां से आप पढ़ते हैं। मैं अपनी बुक से पढ़ाता हूं इसलिए मैं अपनी बुक रेफर करा रहा हूं, बाकी जहां से आप पढ़ें पेज नंबर 7.36 आपको अपनी बुक में रेफर करना है, ठीक है। 7.36 में अगर आप देखेंगे तो 7.36 में बिल्कुल लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन जिसमें आपको सेक्शन 208 नजर आएगा। आ गया? आया नजर नहीं आया? नजर सब आएगा, ढूंढोगे तो ढूंढने की नजर होनी चाहिए और पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। क्यों प्रभु? इसके ऊपर लिख दो रेफर आरटीपी, बस ज्यादा माथा बच्ची वालने की जरूरत नहीं है लाइफ में। तो भैया क्या याद रखोगे? लाइन लर्न करा दो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 208 द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी अगेंस्ट थर्ड पार्टी इज नॉट इफेक्टिव until the termination comes into knowledge of third party। अब क्वेश्चन कर लो, 2 मिनट में हो जाएगा। हार्ड मत बनाया करो किसी भी चीज को, समझ के करो, हो जाएगा। अजय अपॉइंट्स विजय टू सेल हिज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अजय ने विजय को अपॉइंट किया है, तो अजय प्रिंसिपल है और विजय एजेंट है। लाइंग इन इज गो डाउन। He also agrees to give 10% commission on the sale price to विजय। वो विजय को बोला तेरे को 10% में क्या दूंगा? कमीशन भी दूंगा। आफ्टरवर्ड्स अजय रिवोक्स विजय's अथॉरिटी। बाद में उसने विजय की अथॉरिटी को रिवोक कर लिया बाय सेंडिंग द लेटर टू विजय, बाय सेंडिंग द लेटर टू विजय। ये क्वेश्चन में और बढ़िया चीज आने वाली है, देखते जाना, और बढ़िया चीज आने वाली है, ठीक है, देखते जाना, ठीक है, देखते जाना। The letter was sent on 3rd March which was received by Vijay on 7th March। Oh, शानदार। The letter was sent on 3rd March which was received by Vijay on 7th March। आपने लेटर 3rd मार्च को भेजा, विजय को लेटर 7th मार्च को मिला। मतलब विजय को अपनी एजेंसी रिवोक होने के बारे में कब पता चला? 7th मार्च। ऑन 5th मार्च विजय, ओ यहां तो एजेंट को भी नहीं पता, यहां तो एजेंट को भी नहीं पता कि उसकी एजेंसी रिवोक होगी। क्यों? अजय ने लेटर कब भेजा, विजय को कब मिला, और उसने कॉन्ट्रैक्ट कब बनाया? तो भैया एक चीज और, अब मान लीजिए प्रिंसिपल ने एजेंट को भी एजेंसी का रिवोकेशन भेज दिया, पर एजेंट को भी नहीं पता कि एजेंसी रिवोक हो चुकी है। बाय चांस अगर नहीं पता तो अगर एक अगेन सेक्शन एक चीज और बोला, बोलो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 208 टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी is effective against agent, is effective against agent, agent के against भी ये रूल है, is effective against agent only when fact of revocation, only when fact of revocation comes into his knowledge। अब एजेंट के लिए भी यही है भाई, एजेंट के लिए भी रिवोकेशन तभी वैलिड है जब रिवोकेशन एजेंट के नॉलेज में आ जाए। आई होप सबको समझ में आ गई ये दोनों बातें। ये प्रोविजन टेक्निकल है, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है, हार्ड नहीं है, हार्ड मत बनाओ। तब वो बोल रहा है विजय सोल्ड द गुड्स वर्थ ₹120। विजय ने 120 के गुड्स बेचे। अब 2 सवाल है, मेरे को नहीं पता क्वेश्चन ने क्या पूछा, मैं नहीं बता रहा, मैं पढ़ ही नहीं रहा आगे सवाल। अब पेपर में अगर पूछता है कि क्या अजय थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लायबल है, आप बोलोगे यस। फिर क्वेश्चन पूछे कि क्या अजय विजय को कमीशन पे करने के लिए लायबल है, आप बोलोगे यस। क्योंकि एजेंट के लिए भी एजेंसी का रिवोकेशन तब माना जाता है जब एजेंट को रिवोकेशन के बारे में पता चला। अब अजय ने लेटर कब भेजा? 3 तारीख को। विजय को लेटर कब मिला? 7 तारीख को। यानी विजय को रिवोकेशन के बारे में 7 तारीख को पता चला, और विजय ने कॉन्ट्रैक्ट तो 5 तारीख को ही बना लिया था। तो अभी तक विजय को रिवोकेशन के बारे में पता नहीं है, तो विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 तारीख तक एजेंसी को रिवोक हुआ माना नहीं जाएगा।
अब तो कर लोगे आप ये क्वेश्चन। ही क्लेम्ड कमीशन फ्रॉम अजय, वो अजय से कमीशन मांग रहा है, बट अजय बोल रहा है नहीं मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि एजेंसी रिवोक हो गई। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेदर अजय वाज लायबल टू पे कमीशन टू विजय, यस। प्रोविजन में दोनों पॉइंट आ जाएंगे। फैक्ट लिख के कंक्लूजन में क्या लिखना है, बोलिए सेंस। लिखता हूं मैं, अच्छा इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन क्या लिखोगे, बोलो सेंस, सेंस विजय came to know about revocation, since Vijay came to know about revocation after selling the goods worth rupees 1,20,000, comma he can claim commission from Ajay, he can claim commission from Ajay of rupees, कितनी कमीशन थी 10%, तो 1,20,000 का 10% 12,000। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला सवाल। भैया देखो ये सवाल मैंने जितना अच्छे से आपको पढ़ाया है उतना अच्छे से कोई पढ़ा नहीं सकता। क्वेश्चन पूछ रहा है क्वांटम मेरूट क्या है और कौन से केस में क्वांटम मेरूट क्लेम हो सकता है। डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टली परफॉर्म्ड है, बेनिफिट मिला है, क्वांटम मेरूट क्लेम हो सकता है। इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टली परफॉर्म्ड है, क्वांटम मेरूट क्लेम नहीं हो सकता। इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, होली परफॉर्म्ड है, चाहे बैडली परफॉर्म्ड हो, क्वांटम मेरूट क्लेम हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया, क्वांटम मेरूट क्लेम हो सकता है। और अगर आप अग्रीव्ड पार्टी हैं तो अग्रीव्ड पार्टी हर केस में क्वांटम मेरूट क्लेम कर सकती है, वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल और इंडिविजिबल। क्लियर है? आई होप कर पाएंगे ये वाला क्वेश्चन। फुल मार्क्स आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस में मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए भैया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मेरूट, लिख के आइए। क्वांटम मेरूट इज अ लैटिन वर्ड विच मींस एज मच एज इज डिजर्व्ड। फिर आप बोलेंगे वेयर ओनली पार्ट सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट देन कंपनसेशन कैन बी क्लेम फॉर दैट पार्ट विच हैज बीन परफॉर्म्ड। फिर आप लिख के आइए सर्कमस्टांसेस वेयर क्वांटम मेरूट कैन बी क्लेम्ड। चार्ट मत बनाइए, मैंने ये चार्ट बना के समझाया है। चार्ट बनाने में बहुत टाइम जाता है, थ्योरी फॉर्म में लिख कर आइए। मैंने थ्योरी भी लिख रखी है, नोट्स में आप चेक करेंगे, चार्ट भी मिलेगा और थ्योरी भी मिलेगी। Explain the concept of quantum merit with reference to Indian Contract Act. Under what circumstances can a party claim compensation under this doctrine? मेरे हिसाब से 4 नंबर का सवाल है पेपर में, ये लूज नहीं होने चाहिए। आरटीपी में क्वेश्चन के सवाल नहीं होते। और लीजिए और लीजिए, देखते 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 खत्म हो गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सवाल। कौन से सवाल में अटक गए हम? नहीं अटकेंगे। चलो वो तो मैं करा रहा था इसलिए नहीं अटके, बट आप खुद से भी नहीं अटकोगे। एक जो अच्छा सवाल है मैं मानता हूं, एक तो ये 7th वाला है, और एक अगर आप मेरे से पूछोगे अच्छा सवाल तो ये सार्थक वाला है। बाकी कोई ऐसा सवाल नहीं है जिससे मिलते जुलते सवाल हमने करे ना हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। डिफाइन कोश्योरिटीज, क्या डिफाइन करोगे इसमें? बच्चे बोलते हो डिफाइन कैसे? अरे यार लिखा वेयर अ डेट हैज बीन गारंटीड बाय 2 or more persons, दे आर कॉल्ड कोश्योरिटीज। क्या करना है इसमें? अब मेन पार्ट है स्टेट द राइट्स। पढ़े हैं ना हमने, राइट्स ऑफ कोश्योरिटीज अगेंस्ट ईच अदर। मुझे ऐसा याद है हमने यहां 2 सेक्शन पढ़े हैं, 146 और 147। बताओ हाँ 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 पढ़े हैं। तो क्या बोलता है भैया? ईच कोश्योरिटी कैन क्लेम इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच अदर। पहला राइट तो यही है, पहला राइट तो यही है। फिर आप ये लिखोगे कोश्योरिटीज कैन फिक्स मैक्सिमम लिमिट ऑन देयर गारंटीज, बट इवन देन दे विल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। और फिर एक लिखोगे एज पर सेक्शन 147 कोश्योरिटीज में डिसाइड टू कंट्रीब्यूट इन अ डिफरेंट प्रपोर्शन। 146 और 147 एक्सप्लेन करिए, यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। आधा नंबर भी लूज नहीं होगा। बस पढ़ के जाइए, प्रोविजन को छोड़ के मत जाइए। और बाय चांस कोई प्रोविजन नहीं लर्न होता है उसको समझ के जाइए। थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में भी लिख देंगे, मार्क्स मिलेंगे, 0 नहीं आने चाहिए। कोई टॉपिक लर्न नहीं हो रहा, समझ के जाओ। समझ रहे हो? छोड़ो मत। थंब रूल बना लो, छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है, बाय चांस लर्न नहीं हो रहा, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स।
80% टॉपिक ऐसे होंगे जो आराम से लर्न होंगे। जो 20% टॉपिक बाय चांस डिफिकल्टी आती है लर्न करने में, समझ के जाओ, बट डोंट स्किप, डोंट स्किप। हाँ हाँ, डन। चले आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सो मत। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, वो लाइबिलिटी है, यहां राइट्स पूछे, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। वो लाइबिलिटी है बेटा, राइट्स पूछ रहा है, लाइबिलिटीज नहीं पूछ रहा, नॉट रिक्वायर्ड। हाँ जी, सोगा आ गया, सोगा। सोगा तो ना मेरा फेवरेट एक्ट है, सोगा तो ना मेरा फेवरेट एक्ट है, ठीक है, ठीक है। वो गाना है ना, सोगा कितना सोगा है, सोगा जैसा तेरा दिल, सुन 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 क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा। चैप्टर नंबर 1। सोगा में मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए। सुना नहीं सुना आपने गाना? नहीं, क्या यार, देखो यार ये इजी क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पहले पूरा एनालाइज करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन से प्रोविजंस लगते हैं। देखिए आप लोग खुद से वैसे तो मेरे को पता है, पहचान लोगे इसमें कौन से प्रोविजंस लग रहे हैं। मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच फॉर अ सर्टेन प्राइस बाय इश्यू ऑफ एन इनवॉइस। पहले हमेशा सोगा के क्वेश्चन में मार्क कर लो कि सेलर कौन है और बायर कौन है। बट पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वाज नॉट रिसीव्ड ऑन दैट डे। गुड्स बेच दिए, पेमेंट नहीं आया है, ठीक है। द गुड्स वर पैक्ड है एंड लाइंग इन द गोडाउन ऑफ जी। पैक भी हैं, गोडाउन में रखे हुए भी हैं। ले ले ले, द गुड्स वर इंस्पेक्टेड बाय एचएस एजेंट एंड वर फाउंड टू बी इन ऑर्डर। मेरे हिसाब से तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। देखो मैं इसमें प्रोविजन प्रेफर करूंगा अनअसर्टेन गुड्स का लगाना। अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब गुड्स का एप्रोप्रिएशन हो जाए। तो जब एजेंट ने गुड्स को इंस्पेक्ट कर लिया तो हम मानेंगे कि एप्रोप्रिएशन हो गया एंड ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बायर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑन द ड्यूज ऑफ द गुड्स वर सेटल्ड इन कैश। ड्यूज भी कैश में पे हो गए। देखो मैं क्लियर कर रहा हूं, ड्यूज नहीं भी सेटल होते कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्क कौन बियर करेगा उसका इससे रिलेशन नहीं होता है कि पैसे दिए गए या नहीं दिए गए। लेट मी बी वेरी क्लियर। बोल रहा लेटर ऑन ड्यूज वर सेटल्ड इन कैश। ड्यूज नहीं भी सेटल्ड होते, इट वुड नॉट हैव मैटर्ड। समझ रहे हो बात? बस ड्यूज में ही होता है कि अगर ड्यूज नहीं सेटल हुए तो आप अनपेड सेलर बन जाते हो, तो वहां पे अनपेड सेलर के भी राइट्स लिख दिए, और तो क्या है। जस्ट आफ्टर रिसीविंग कैश Mr. G asked Mr. H that goods should be taken away from his godown to enable him to store other goods purchased by him. बाद में जी ने एच को बोला कि भाई ये गुड्स ले जा, मैं गोडाउन में कुछ और सामान रखना चाहता हूं। भाई जी ने एच को गुड्स बेच दिए, वो एच को क्या बोला कि तू गुड्स ले जा। आफ्टर 1 डे, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई जगह मिलेगा आपको, कई पुरानी आरटीपीस में मिल जाएगा, मॉक टेस्ट पेपर में मिल जाएगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आफ्टर 1 डे सिंस मिस्टर एच डिड नॉट टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। एच आया नहीं डिलीवरी लेने, नहीं आया तो बेचारे जी की क्या गलती है। मिस्टर जी केप्ट द गुड्स आउट ऑफ द गोडाउन इन ओपन, उसने बाहर रख दिया। सर गलत नहीं है, आप समझो जी गलत नहीं है, जी के यहां पे जगह गिर रही है। जी ने एच को बुला के ले जा, एक दिन पूरा इंतजार किया, वो नहीं आया लेने, उसने गुड्स को बाहर रख दिया। ड्यू टू रेन गुड्स डैमेज हो गए, बारिश वारिश हो गई, गुड्स डैमेज हो गए। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सोगा एनालाइज द अबव सिचुएशन। एनालाइज तो चलो एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन। एंड डिसाइड हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव डैमेज। बायर, कोई इफ और बट्टी नहीं है। इसमें दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज तो गुड्स उस पार्टी के रिस्क पे होते हैं जिसकी गलती से डिलीवरी डिले हुई, तो डिलीवरी डिले करने में भी एच का ही फॉल्ट है। नहीं तो सिंपल है, गुड्स का लॉस कौन बियर करता है? जो ओनर है। तो मेरे हिसाब से आपको पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सोगा के चैप्टर 3 का सेक्शन नंबर 26, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह भी बताना चाहिए कि फ्यूचर गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है या अनसर्टेन गुड्स की, तो उस पर एक सेक्शन 23 भी आप प्रोविजंस के अंदर लिख सकते हो। तो पूछ रहा है डिसाइड हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अबव डैमेज, तो आपको बोलना होगा बायर।
दैट इज मिस्टर एच विल बी लायबल। लॉस के लिए कौन लायबल है बेटा? एच लायबल है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, अब ये वाला पार्ट देख लेना। क्वेश्चन पूछ रहा है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द ड्यूज वर नॉट सेटल्ड इन कैश एंड आर स्टिल पेंडिंग। क्लियर कट लिखिए, क्लियर कट लिखिए कि आंसर वुड नॉट हैव चेंज्ड even if the dues were not settled in cash but are still pending, buyer will be liable for the loss। but एक पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा क्या मेंशन करेंगे? but in this case seller will become an unpaid seller and he can file a suit for प्राइस। और मुझे ये लगता है आपको पेपर में यहां पर फिर सूट फॉर प्राइस एक्सप्लेन करना चाहिए, और सूट फॉर प्राइस कंक्लूजन में ही एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का अलग से एक पार्ट है। तो सिंपल इतना लिख दिया कि पहले तो आंसर विल नॉट चेंज इवन इफ द प्राइस इज नॉट पेड, बायर विल बी लायबल फॉर द लॉस बिकॉज ओनरशिप इन द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड। फिर एक लाइन और लिखिए कि इन दिस केस seller would have become unpaid seller and seller can file a suit for recovery of price on the buyer। और अगर आप देखेंगे अपने नोट्स में जाके तो इसका सूट फॉर प्राइस का आपको सेक्शन नंबर मिलेगा 55। मुझे देखकर बताओ सूट फॉर प्राइस का सेक्शन नंबर 55 ही है क्या? देखो देखो जल्दी बताओ। बिल्कुल है, मेरे हिसाब से आया होगा आप लोगों को, आया होगा ये, बिल्कुल आया होगा। यस बेटा। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, डोंट एक्सप्लेन। सिंपल देखिए, एज पर सेक्शन 26 रिस्क फॉलोज ओनरशिप अंटिल द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड द गुड्स विल बी एट द रिस्क ऑफ सेलर बट आफ्टर द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड द गुड्स विल बी एट द रिस्क ऑफ बायर। खत्म। फिर लिखिए एज पर सेक्शन 23 इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स ओनरशिप पासेस टू द बायर आफ्टर द एप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड। फैक्ट लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, इन द गिवन केस एप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड सिंस goods were inspected by H's agent and they were found to be in order। फिर आप लिखेंगे hence Mr. H, that is the buyer, will be liable for the loss because ownership has been transferred। और सेकंड पार्ट का आंसर मैंने आपको बता ही दिया। परफेक्ट, डन डन। चलिए ओ चलिए ओ चलिए मेरे बच्चों, अगर मेरी चाची के मूछे होती तो वो चाचा होती। क्वेश्चन में जो सिचुएशन है उसको आंसर कीजिए प्लीज, अगर मगर मत करिए। क्वेश्चन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर किया। अगर ऐसा होता तो मैं आंसर वैसा बताता। फिर उसमें कितना कुछ लिखना पड़ता, इंटेंशन ऑफ बायर, टीसीसी, ये वो। और अगर कुछ स्पेसिफिक होते तो बाद में क्यों भेजना पड़ता वर्कर को सेलेक्ट करने, पहले से ही सेलेक्टेड होते। फिर एजेंट का वर्कर का क्या काम था, तो बेटर है अनसर्टेन मानना। ठीक है, आओ चले आगे। अब भैया देखो सिंपल है, मैं ये क्वेश्चन में ज्यादा माथापच्ची नहीं करूंगा, कीप इट सिंपल। सेल बाय सैंपल याद है, ये क्या होती थी, एक कंडीशन होती थी। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एंड बल्क क्वांटिटी। थोड़ा और एलोबरेट करेंगे, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। द बल्क क्वांटिटी should correspond to the sample, the buyer should be given reasonable opportunity of inspection of goods, the goods should be free from any latent defect which are not visible during normal examination of goods। याद आया, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। आईसीआई मॉड्यूल का डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन। देखें, आइए आईसीआई मॉड्यूल में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम।
Mrs. Seema went to local rice and wheat wholesale shop and asked for 100 kgs of basmati rice. Shopkeeper quoted the price of the same as 125 per kg, to which she agreed. Mrs. Seema insisted that she would like to see the sample of what would be provided to her by the shopkeeper before she agreed upon purchase. Sample होते ही सेल बाय सैंपल हो गया. Shopkeeper showed her a bowl of rice as a sample. अब शॉपकीपर की कोई गलती नहीं है, पहले ये क्लियर कर लो, क्योंकि द सैंपल एग्जैक्टली कोरस्पॉन्डेड टू एंटायर लॉट. तो पहली चीज, शॉपकीपर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जैसा सैंपल दिखाया था वैसा ही उसने बल्क क्वांटिटी दिया था. सेलर के एंड पर ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ सेल बाय सैंपल नहीं हुआ है. द बायर एग्जामिन द सैंपल कैजुअली, तो गलती बायर की है. विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट इवन दो द सैंपल वॉज दैट ऑफ बासमती राइस, इट कंटेन्ड अ मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स. बायर ने सैंपल को चेक नहीं किया, बायर को यह रियलाइज नहीं हुआ कि सैंपल में छोटे और बड़े चावल मिक्स हैं, तो गलती बायर की है. ये एक पेटेंट डिफेक्ट है, लेटेंट डिफेक्ट नहीं है. तो मैं फिर बोल रहा हूं, सेलर की कोई गलती नहीं है. The cook on opening the bags complained that dish, if prepared with the rice, would not taste the same as quality of rice was not as per requirement. Cook बोल रहा है dish अच्छी नहीं बनेगी इस चावल की. Now Seema wants to file a suit of fraud against seller, alleging him of selling a mix of good and cheap quality. Will she be successful? No. No. Conclusion कैसे लिखोगे ये समझ लो. प्रोविजन में सेल बाय सैंपल आई गया. कंक्लूजन में ऐसे लिखना, इन द गिवन केस कॉमा सीमा will not be successful in her claim as entire lot was according to sample, and it was her fault that she casually examined the sample. बोलिए, क्लियर है? In the given case, Seema will not be successful in her claim as entire lot was according to sample, and it was her fault that she casually examined the sample. गलती आपकी है, आपने according to sample किया. गलती आपकी है कि आपने अकॉर्डिंग टू सैंपल था माल, तो आपने क्यों नहीं उसको ध्यान से देखा. समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है. इस क्वेश्चन का केवीएट टेम्पटर लिखने की नीड नहीं है, लिख दोगे तो गलत नहीं है. व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिसेस सीमा स्पेसिफाइड हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लेंथ. सुनो, अगर आप एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज टू लेंथ ऑफ राइस बताते हो, लेंथ बताना, मुझे तो लंबे वाले चावल ही चाहिए, कंडीशन ऑफ डिस्क्रिप्शन हो गई. कई बच्चे बोलते हैं क्वालिटी और फिटनेस. क्वालिटी और फिटनेस होती है जब आप पर्पस बताते हो. सीमा बताती है मेरे को तो चावल की बिरयानी बनानी है, तो पर्पस लगता है. ये पर्पस नहीं है. आप देखो मैंने कितना अच्छे से डिस्क्रिप्शन का एक्स्ट्रा मीनिंग आपको लिखाया है, चेक करो. नोट्स में लिखाया होगा, मैंने बुक में भी लिखा हुआ होगा, नोट्स में भी लिखाया होगा. मैंने लिखाया है डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है. गुड्स की टाइप बताना, वैरायटी बताना, गुड्स की लेंथ बताना, गुड्स का साइज बताना, गुड्स की क्वालिटी बताना, गुड्स की क्वांटिटी बताना, ये सब डिस्क्रिप्शन में आता है. तो अब अगर उसने लेंथ ऑफ राइस बताई है, तो ये क्या है, गुड्स की टाइप. ये क्या है, गुड्स की वैरायटी. ये गुड्स की टाइप है, ये गुड्स की वैरायटी है. ये गुड्स की टाइप है, ये गुड्स की वैरायटी है. आती है बात समझ में? नहीं आती है. ये गुड्स का क्या हुआ, टाइप हुआ. ये गुड्स की क्या हुई,
वैरायटी हुई। आई बात समझ में या नहीं आई समझ में? बिल्कुल आई सर। तो फिर इस केस में आप देखो प्रोविजंस में कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन समझाओ एक लाइन में कि वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन द गुड्स सप्लाइड शुड करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन। इफ सीमा स्पेसिफाइड हर exact requirement of length of rice, but rice is not according to description, then now Seema can rescind the contract and claim damages from the shopkeeper, क्योंकि अब सेल बाय सैंपल से कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो गया सेल बाय डिस्क्रिप्शन पे। समझ में आई बात? यहां पे मिक्स हो गया कि सेल बाय सैंपल भी हो गया और सेल बाय डिस्क्रिप्शन भी, तो फिर दोनों से मैच होना जरूरी होता है। समझ गए? तो अब बोलोगे नाउ सीमा कैन रिसेंड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, और इसका पूरा डिटेल्ड आंसर मैंने लिखवाया है, स्टूडेंट्स की डिमांड पर लिखवाया है, और स्टूडेंट्स की डिमांड पर कई स्टूडेंट्स ने मेरे को कॉल किया आपके बैच में, सर चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखवा दीजिए। मैंने अलग से सिर्फ आप लोगों के लिए आज से ठीक 4 दिन पहले चैप्टर नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस की क्लास रिकॉर्ड करी और ऐप पर अपलोड करी। आप जाके देखेंगे तो क्लास मिलेगी लास्ट बाय द स्पेसिफिक नेम ऑफ ICI बुक क्वेश्चंस। उसमें इस क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर भी मैंने लिखा रखा है, बट यही सेम आंसर है, उसमें बस मैंने प्रोविजंस भी क्लास के अंदर ही बोर्ड पर लिख दिए हैं। ठीक है? इफ यू वांट यू कैन रेफर द डिटेल्ड क्लास, बट दिस इज सफिशिएंट। डन? डन है? बिल्कुल प्रभु, डन ही डन है, डनाडन डन है। चलिए, तो आई विल बी कंक्लूडिंग टुडेज क्लास हियर। When we will meet for part 2, I am going to cover the remaining RTP and will be done with it. I hope आज के सारे क्वेश्चन आपको आए होंगे। बहुत बढ़िया।